नमस्ते दोस्तों। हिंदी में आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है पद्यांश की सही व्याख्या। वैसे तो हमारा ये लेक्चर 2 है और मैं आशा करती हूँ कि पहला लेक्चर आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस की थी। लेकिन अब से जो है हमारे मेन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो है पद्यांश की सही व्याख्या। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पेपर है उसमें 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम मार्क्स के आते हैं, जैसे कि गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, निबंध लेखन और अनुवाद करना। व्याकरण तो आते ही आता है डेफिनेटली, और वो जैसे धीरे धीरे विषय जो है उसमें बढ़ते जा रहे हैं। हर साल नए नए विषय जो है उसमें ऐड ऑन होते जा रहे हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। लेकिन जो पद्यांश की सही व्याख्या है वो अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस उसकी कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पेपर में आप बहुत अच्छे मार्क्स उसमें ले सकते हैं। और वही सब चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जब हम व्याख्या करने लगते हैं उसमें हमें जो 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले है सही संदर्भ का ज्ञान। अब सही संदर्भ का ज्ञान कैसे? अब अगर हम यहाँ पर पद्यांश की बात कर रहे हैं, अर्थात पोयम की, कविता की, आप जानते हैं कि जो गद्यांश होता है उसमें जो दिख रहा होता है, जो हम पढ़ते हैं, उसका एक्चुअल जो मीनिंग है, उसका जो सही अर्थ है वो भी वही होता है। मतलब ऐसा कुछ छुपा के बात नहीं की जाती है, इनडायरेक्टली नहीं कुछ कहा जाता है, जो कहना है सीधे तौर पर कहा जाता है। लेकिन पद्यांश की, कविता की ये एक विशेषता है कि उसमें हम कहना चाहते हैं, हम उससे बिल्कुल दूसरे तरीके से कहते हैं। या तो हम थोड़ा ऑपोजिट वे में कहते हैं, या फिर हम कुछ उदाहरण दे के कहते हैं। जैसे अगर हमारा मन बहुत प्रसन्न है तो हम कहते हैं कि भाई आज तो देवी माँ जरा मतलब प्रसन्न है हम पर, या फिर आज मौसम बड़ा अच्छा है, या आज खाने में बहुत स्वाद आ रहा है। तो उसका ये नहीं होता कि हमें वाकई में खाने में स्वाद आ रहा है, उसका अर्थ ये होता है कि हाँ आज हमारा मन प्रसन्न है। तो ये जो है कि कविता में उसकी व्याख्या करते वक्त सही संदर्भ का ज्ञान जो है वो सबसे पहले सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। और कविता जब तक आप पूरी पढ़ेंगे नहीं, जितनी भी दी होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप उठाकर देखेंगे, कोई भी पोयम आप उठा लीजिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको पूरी की पूरी कविता दी होती है। हो सकता है कि आपको 2 पैराग्राफ दिए हों, या फिर कभी कभी पूरी पोयम भी दे दी जाती है। तो डिपेंड करता है। तो मेन सबसे क्या है कि आपको जितना भी दिया गया है उसको पूरा पढ़ें, उसके बाद ही अच्छे से सोचें, विचार विमर्श मतलब अपने खुद से करें कि किस संदर्भ में जो है कवि ने ये कविता लिखी है। उस प्रकार से वो सही संदर्भ जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी चीज क्या है? विषय की व्यापकता की समझ एवं प्रभावपूर्ण और सरल शब्दों का सही मिश्रण। अब ये कैसे? जो भी हमने कहा कि हमें सही संदर्भ का ज्ञान होना आवश्यक है, कि जैसे आज खाने में बड़ा मजा आ रहा है, यानी कि आपका आज दिल बहुत खुश है। तो जैसे ये है कि विषय की व्यापकता की समझ, विषय जो है वो कितना व्यापक है, कि जो कहा जा रहा है उसे आप कितना वाइडली सोच सकते हैं, उस पर कितना कितने बड़े तौर पर, कितने व्यापक स्तर पर आप उस विषय के बारे में सोच सकते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो दिख रहा होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि बस उतना ही समझ लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन कुछ लोग, हम कहते हैं ना कि बहुत दूरदर्शी हो, तुम तो बहुत पैनी नजर रखते हो, कि जो मतलब हमने नहीं कहा वो भी समझ गए। तो ये होता है कि आपको कितनी विषय की अच्छे से मतलब कितना व्यापक आप सोच सकते हैं, कितना अच्छे से चिंतन मनन कर सकते हैं, जो छिपी हुई बात है वो भी आप सोच सकते हैं। या फिर व्याख्या करते वक्त क्या होता है, अभी जब हम आगे करेंगे तब आप देखेंगे कि जब आपको अपना एक पॉइंट सिद्ध करना है, आपको अपना जैसे तर्क देना है, आप कितने अच्छे तर्क दे सकते हैं, कितने अच्छे उदाहरणों के साथ वो तर्क दे सकते हैं, कितनी व्यापकता है आपके तर्कों में, ये चीज समझनी बहुत आवश्यक है। और दूसरा कि जो आप व्याख्या लिखेंगे उसमें ना आपको दोनों प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना है। सरल शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही करना है, क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं, एक नई कविता नहीं लिख रहे हैं। तो सरल शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि सामने वाला आपकी व्याख्या को अच्छे से समझ सके, उसे पता हो कि हाँ आपने इतनी जो मुश्किल, इतनी कठिन कविता थी उसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। लेकिन वो सरल शब्द भी ऐसे ना हो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि बोलचाल की सिंपल ही भाषा है। थोड़ा प्रभावी शब्दों का आपको प्रयोग करना है। अगर आप, जैसे हम कहते हैं ना कि तुमने वही बात की लेकिन इस तरीके से कही कि मजा आ गया, तो वो चीज होती है कि आप किस प्रकार के तर्क दे रहे हैं, किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा है अलंकार और काव्य रसों का ज्ञान।
अब क्या है कि जैसे कविता है, अभी हम यहाँ पर कविता की बात कर रहे हैं, गद्यांश की व्याख्या जो है हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो है पद्यांश की व्याख्या की बात कर रहे हैं। पद्यांश में क्या होता है, कविता में अलंकार, जो कविता की खूबसूरती किससे बढ़ती है, अलंकारों से, काव्य रस, काव्य गुण, काव्य दोष, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पद्यांश की व्याख्या में समझनी होती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी कहते हैं ये हम ना भी लिखें तब भी हम अच्छी व्याख्या कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यू नेवर नो कि किस प्रकार की कविता आपको पेपर में दी जा रही है परीक्षा में। तो बाई चांस, भगवान ना करे कि कोई बहुत ही कठिन कविता आ गई जिसमें कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से उसका भावार्थ समझ नहीं पा रहे हैं, ज्यादा तर्क नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास ज्यादा उदाहरण नहीं है, लेकिन अगर आपको अलंकार का, काव्य रस, काव्य गुण का थोड़ा भी मतलब ज्ञान होगा, तो और अगर आप उसे अपनी व्याख्या में सम्मिलित कर लेंगे, अगर आप लिख देंगे कि हाँ इसमें ये अलंकार है, इसमें ये काव्य गुण है, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसको मतलब लगता है कि हाँ आपको हिंदी भाषा की समझ है, आपको व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। तो उससे क्या होगा कि अगर वो बाई चांस 5 मार्क्स दे रहा होगा तो वो 7 मार्क्स देगा, वो 7 मार्क्स दे रहा होगा तो वो 8 मार्क्स देगा। तो डेफिनेटली उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, और सिर्फ उससे पद्यांश की व्याख्या में ही अंतर नहीं आएगा मार्क्स में। फिर जो एग्जामिनर का माइंड है थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि जब आपका समय अच्छा होता है तो आपकी गलती भी इग्नोर कर दी जाती है, और जब आपका वक्त बुरा होता है तो फिर आपका मजाक भी जो है वो गलत वे में ले लिया जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। और ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, मैं जनरल भी अगर आपको कहूँ कि अगर आपका एक बार जो इम्पैक्ट है वो अच्छा पड़ गया एग्जामिनर पर, तो वो फिर आपके आगे की छोटी मोटी बाई चांस कुछ मिस्टेक होंगी तो उन्हें इग्नोर कर देगा। तो ये चीज आपको फिर एग्जामिनर के माइंड के साथ खेलना है। चलिए, तो अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पर। परीक्षा में आपको निर्देश क्या दिया होता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब पेपर वो देखते हैं ना, मतलब दिमाग में उनके होता है कि बस जैसे ही पेपर आया फटाफट उन्होंने गद्यांश देखा उसकी व्याख्या लिखनी स्टार्ट, पोयम देखी उसकी व्याख्या लिखनी स्टार्ट। लेकिन इस चक्कर में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक, जो निर्देश नहीं पढ़ते हैं। आपको जो कविता में नहीं, जो भी आपको परीक्षा में निर्देश दिए हैं, और ये भी मैं सिर्फ हिंदी के लिए नहीं कह रही, कोई भी विषय है, जो निर्देश हैं बहुत ध्यान से पढ़िए प्लीज। कभी कभी पेपर में होता है कि इन कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, और आपको लगता है कौन सा कथन सत्य है, आप उसके अकॉर्डिंगली आंसर दे देते हैं। फिर कभी कभी निर्देश में होता है कि आपको केवल एक उदाहरण देना है, लेकिन आपको लगता है कि भाई हम 3-4 उदाहरण देंगे तो बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और उन 3-4 उदाहरणों के चक्कर में आप कुछ कुछ कभी कभी गलत कर देते हैं। तो क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी, ठीक है ना। तो इसलिए जितना आपसे पूछा जाए उतना उत्तर दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट। तो अब यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या इस तरह कीजिए कि प्रमुख शब्दों के अर्थ, भाव पल्लवन, लेखक का मंतव्य एवं पाठकीय प्रतिक्रिया व्याख्या में समाहित हो जाए। अब देखिए यहाँ पर ये 10 मार्क्स का आया हुआ है, और प्रॉपर एग्जामिनर ने पूछा है कि आपको व्याख्या में क्या क्या लिखना है। व्याख्या में आपको क्या क्या चीजें समाहित करनी है, इंक्लूड करनी है। एक तो है प्रमुख शब्दों के अर्थ। क्या होता है ना, कविता में कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक तो थोड़े कठिन होते हैं, दूसरा उनका जो अर्थ होता है बिल्कुल भिन्न होता है। तो एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको शब्दों का कितना अच्छा ज्ञान है, कितनी अच्छी आपकी शब्दावली है हिंदी की। तो इसलिए जब आप व्याख्या लिख लेते हैं तो या तो चाहे स्टार्टिंग में या चाहे एंड में आप मुख्य शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आते तो मत लिखिए, गलत लिखने से अच्छा है मत लिखिए, ये सबसे जरूरी बात याद रखिएगा। दूसरा है भाव पल्लवन। कभी कभी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता भाव पल्लवन का मतलब क्या है। भाव पल्लवन बेसिकली क्या है हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पोयम है, पोयम में एक भाव दर्शाया गया होता है हमेशा, कि जैसे या तो हमें प्रेरित करने का भाव होता है, या फिर अपना क्रोध दर्शाने का भाव होता है, या किसी के प्रति प्रेम जताने का भाव होता है। उस भाव को आप कितना विस्तार दे सकते हैं, कितना डिटेल में उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे कहते हैं भाव पल्लवन। और जो वो भाव है उसे आप मतलब जब अच्छे से उसका एनालिसिस करते हैं, उसका पॉजिटिव साइड भी दिखाते हैं, नेगेटिव साइड भी दिखाते हैं, या कुछ भी, चाहे आप सिर्फ एक ही साइड दिखा रहे हो लेकिन उसको भी आप कितने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। छोटी से छोटी बात, कहते हैं ना कि अच्छे से मतलब एक एक तिनका मतलब वो अच्छे से उसका अलग कर देना, उसे कहते हैं भाव पल्लवन। तीसरा है लेखक का मंतव्य, यानी कि लेखक चाहता क्या है, उसकी मंशा क्या है। तो ये आपका किस में आएगा, भावार्थ में, या प्रसंग जो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो व्याख्या के 3-4 स्टेप्स होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने होंगे, ये गद्यांश में भी काम आएंगे आपके। उसमें हम लिखते हैं कि कवि बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं।
तो जो प्रसंग होता है स्टार्टिंग या प्रस्तावना, 3-4 पंक्तियों में आप वो प्रसंग लिखते हैं जिसमें आप ये बताते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें जीवन में समय के महत्व को समझाना चाह रहा है, या मतलब जो भी, तो वो हो गया आपका लेखक का मंतव्य। एवं पाठकीय प्रतिक्रिया, पाठकीय प्रतिक्रिया यहाँ पर आया कि जब एक, जैसे हम हैं, हम उस कविता को पढ़ रहे हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या है, उस कविता को पढ़कर हमने क्या समझा, क्या हमने सोचा, हमारे भाव क्या हैं, वो चीज इसमें समाहित करनी है। तो अल्टीमेटली ये जो निर्देश है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब उस व्याख्या में जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप फटाफट देख लीजिए। एक तो शब्दार्थ, ये चाहे आप स्टार्टिंग में लिखिए चाहे एंड में लिखिए, इट्स ऑल अप टू यू। दूसरा है संदर्भ या प्रसंग। तो संदर्भ या प्रसंग जो होगा वो आपका मैक्सिमम 3 या 4 लाइन का होगा, मैक्सिमम। देखिए याद रखिए, निबंध में ना आपको एक शब्द सीमा दी गई होती है कि 300 शब्दों में, 500 शब्दों में या 800 शब्दों में, लेकिन व्याख्या में कहीं भी आपको वर्ड लिमिट नहीं दी होती, शब्द सीमा नहीं दी होती। तो अब ये पूरा का पूरा आपके ऊपर होता है कि किस प्रकार से आप अपना सही से समय नियोजन करते हैं, टाइम मैनेजमेंट, और सही व्याख्या लिखते हैं। कभी ये मत सोचेगा कि अगर आपने बहुत बड़ी व्याख्या लिख दी तो उससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। व्याख्या चाहे एक पैराग्राफ की ही हो, लेकिन अगर वो अच्छे से लिखी गई है उसमें भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो प्रसंग जो है वो आपको 3-4 पंक्तियों में लिखना है कि कवि, दी गई पंक्तियों में कवि समय के कवि ने जैसे समय के महत्व को बहुत ही अच्छे उदाहरणों के द्वारा या किसी भी प्रकार से दर्शाया हुआ है, और कवि बताना चाह रहे हैं किस प्रकार यदि हम समय का आदर करेंगे तो समय हमारे पद का आदर करेगा, उस प्रकार से। तो प्रसंग में केवल ये जो है जिस्ट आएगा, जिसे हम कहते हैं जिस्ट। फिर आता है भाव पल्लवन, जिसके बारे में भी हमने पीछे आपको बताया। तो भाव पल्लवन में वही चीज कि पोयम में हर चीज को, हर धागे को आपको अलग अलग करना है कि क्या दिया है, क्या भाव है, ये ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, इसमें ये इसलिए दिया गया है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता है, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर आता है भावार्थ, कि पूरी व्याख्या करने के बाद जब आप भावार्थ, इसे चाहे आप अलग से मतलब भावार्थ की हेडिंग में लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन एंड में एक अलग से वैसे पैराग्राफ बना दीजिए 4-5 लाइनों का, कि ऊपर हमने अच्छे से समझा कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा कि किस प्रकार जो समय है वो हमारे जीवन में महत्व रखता है। तो अंततः हमें ये समझना चाहिए कि इस तरीके से जो भी है कि मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। जैसे कहते हैं ना, निबंध लेखन में आप क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी रखते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी रखते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, लेकिन एंड में अपना व्यू देते हैं। तो भावार्थ में आपको वही करना है कि इतने सारे जो हमने पढ़ा, इसका जिस्ट ये निकला कि अंततः हमें अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए, या प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो हमें हृदय से उसको महसूस करना चाहिए, जो भी है मतलब। तो वो भावार्थ भी प्रसंग के प्रकार में ही आएगा, लेकिन प्रसंग क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि हाँ। और सबसे मेन बात इसमें क्या होती है, जो एग्जामिनर होता है वो प्रसंग और भावार्थ को बहुत अच्छे से देखते हैं, क्योंकि उसे पता है कि जो भाव पल्लवन है उसमें तो स्टूडेंट ने अच्छे से मतलब उदाहरण वगैरह दिए होंगे, लेकिन प्रसंग में क्या होता है, एग्जामिनर चेक करते हैं कि कितने शॉर्ट में आपने पूरा का पूरा जिस्ट बता दिया। और भावार्थ में जो एग्जामिनर है वो ये देखता है कि आपकी सोच क्या है, आपने अल्टीमेटली उस पोयम से क्या सीखा, ये चीज होती है भावार्थ में। और यही अंतर है प्रसंग और भावार्थ में। तो इस अंतर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अब जो व्याख्या है मैंने आपको बताया, उसमें जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम शॉर्ट में बताएं कि जैसे एक तो प्रसंग संक्षिप्त और विषय के अनुकूल होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अप्रासंगिक बातों को ठूंस देने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो प्रसंग है उसमें बस 3-4 लाइनें में बताना है कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, व्याख्या में हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, फालतू की चीजें उसमें इंक्लूड नहीं करनी है, वो सब भाव पल्लवन में आएगा। फिर है व्याख्या में मूल के भावों और विचारों का समुचित और संतुलित विवेचन होना चाहिए। विवेचन, अब संतुलित विवेचन का मतलब क्या होता है, समुचित और संतुलित। समुचित का मतलब क्या होता है कि हमने इस पोयम को हर तरीके से, हर एंगल से एनालाइज किया है। और संतुलित विवेचन मतलब ऐसा नहीं कि हमने एक चीज के सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट देखे हैं, फिर तो उसका मतलब तो ये होता है कि आप दूरदर्शी नहीं है, मतलब आप एक चीज के हर पहलू पर नजर नहीं डालते हैं। आप सिर्फ, जैसे कोई हमारा मित्र है, ठीक है ना, तो हमने अपने मित्र की सिर्फ अच्छाइयां देखी, या हमने अपने शत्रु की सिर्फ बुराइयां देखी, वो एक संकुचित सोच को दर्शाता है। संतुलित विवेचन का अर्थ है कि अगर हमारा कोई शत्रु भी है
तो अगर उसकी कुछ खूबियां भी हैं, हम वो चीज भी देख रहे हैं, यानी कोई चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड हम देख रहे हैं, उसे कहते हैं संतुलित विवेचन। तो वो दोनों चीजें आपको लेनी है। यहाँ परीक्षार्थी को अपनी स्वतंत्र बुद्धि और विद्या से काम लेने का पूरा अधिकार है। वही चीज कि भाव पल्लवन में जितना मर्जी आप इंडिपेंडेंट होकर जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखिए। इसलिए विचारों का विवेचन करते समय छात्र को विषय के गुण और दोष दोनों की समीक्षा करनी चाहिए। वो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छी व्याख्या में विचारों या भावों का संतुलित विवेचन अपेक्षित है। वही कि एग्जामिनर यही एक्सपेक्ट करता है कि आप एक चीज के सिर्फ एक साइड को मत देखो, सिक्के के दोनों पहलू आप देखें। ये नहीं, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू साथ में चलते हैं, एक तरफ आएगी तो दूसरी तरफ आएगी ही आएगी। कोई भी जो चीज है वो पूर्ण रूप से सही या पूर्ण रूप से गलत नहीं होती है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। फिर है व्याख्या में खंडन मंडन से पहले मूल के भावों का सामान्य अर्थ अथवा भावार्थ लिख देना चाहिए, ताकि परीक्षक यह जान सके कि छात्र ने उसका सामान्य अर्थ भली भांति समझ लिया है। अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया भावार्थ, कि इसका जिस्ट क्या निकला, और जरूरी नहीं कि वो आप हमेशा एंड में लिखें। एंड में तो लिखे ही लिखें, लेकिन एक ना उसकी छोटी सी जो झलक है वो आपको व्याख्या की स्टार्टिंग में 2-3 पंक्तियों में दे देनी है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है वो आपकी पूरी व्याख्या पॉइंट टू पॉइंट पढ़े। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में 3-4 लाइंस में ये थोड़ा सा आइडिया दे देंगे ना कि हाँ हमने इस चीज को समझ लिया है, तो स्टार्टिंग आपको बहुत अच्छी करनी है। तो भावार्थ जो है वो 3-4 लाइनों में ना स्टार्टिंग में ही फटाफट लिख दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ इसको पता चल चुका है। और संपूर्ण व्याख्या के बाद अंत में कठिन शब्दों का अर्थ टिप्पणी के रूप में दे देना चाहिए। वही जो 3-4 आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगे वो आप लिख सकते हैं। फिर रिपीट करूंगी, नहीं आते तो मत लिखिए, लेकिन गलत मत लिखिए। अब आते हैं जो हम भाव पल्लवन के बारे में बात कर रहे थे, कि जो भाव पल्लवन है उसका वो जो है वो भावार्थ व्याख्या से भिन्न होता है। क्योंकि भावार्थ क्या है कि एक जिस समझाना, सारांश, इतने बड़े पैसेज का अगर हमें 4-5 लाइनों में सारांश लिखना है उसे कहा जाता है भावार्थ। जबकि भाव पल्लवन क्या है कि एक जो भावार्थ है उसके हर पहलू पर नजर डालना। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर आपने हाथ खोला उसे कहेंगे भाव पल्लवन, और अगर आपने मुट्ठी बंद कर ली उसे कहेंगे भावार्थ। ये है दोनों में अंतर, इस अंतर को आपको समझना है। फिर जब किसी सुगठित और गुंफित विचार अथवा भाव को विस्तार दे दिया जाता है उसे भाव पल्लवन कहते हैं। वही चीज कि आपने ये तो बता दिया कि जो कवि है वो प्रकृति की सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित है और उसने विभिन्न बहुत ही सुंदर उदाहरणों के द्वारा प्रकृति की सुंदरता को दर्शाया है। अब इसी भाव को, ये जो भाव है सुंदरता का, आप इसे कितना विस्तार दे सकते हैं, कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कवि ने आसमान के विशाल होने पर भी कल्पना के साथ उसे बताया है कि कल्पना जितनी ही विशाल हो जाए, लक्ष्य तो कहीं ना कहीं होना ही एक सही दिशा में होना चाहिए। सिर्फ विशाल होने से काम नहीं बनता, वो सही भी होना चाहिए। मतलब उस प्रकार से भाव को आपको विस्तार देना है कि कितना डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मूल वाक्य में आए विचार सूत्रों को सही अर्थ में समझने की चेष्टा की जाती है, कि जो आपको मतलब जैसे एक पंक्ति में कुछ दिया है उसके पीछे एक्चुअल में क्या छिपा है, एक्चुअल में कवि क्या कहना चाह रहा है, वो सब हम व्याख्या में इंक्लूड करते हैं। चलिए अब इसके छोटे से उदाहरण के लिए, थ्योरी जो हमने पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता दूं। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल करेंगे, उदाहरण करेंगे। ये छोटी सी पंक्ति है आपके सामने कि जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल मुरझा जाते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना जरा इसे यहाँ पर अभी पॉज कर दीजिए, और ये जो पंक्ति है ना, अब इसके बारे में सोचिए। पेपर में तो खैर पूरा पद्यांश आएगा, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर केवल एक पंक्ति दी गई है। एनालाइज करने के लिए, आपको खुद को जज करने के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए, कि आप कितने अच्छे से एक पंक्ति को डिटेल में कितना सोच सकते हैं। जितना आप सोच सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी जितनी भी है कि इस पंक्ति को पढ़कर आपके मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इस पंक्ति से संबंधित जितने भी विचार आपके मन में हैं, जितने भी भाव आपके मन में आते हैं, जरा सोच लीजिए और उसे कहीं पे लिख लीजिए, जिससे कि जब हम आगे बढ़ें तब आप देखें कि आपने किन चीजों को देखा, कितना सोचा, कितना गहन चिंतन किया। चलिए, अब आई गेस आपने अब वीडियो जो है वो दोबारा ऑन कर लिया होगा, और जो मैंने आपको कहा था आपने उस चीज को फॉलो किया होगा कि पीछे जो हम स्लाइड थी उसमें आप रुके होंगे, पॉज किया होगा और अच्छे से चिंतन मनन किया होगा। अब देखिए, अब ये है जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल मुरझा जाते हैं। अब जैसे इसका अगर हम सामान्य अर्थ लें,
देखिए ये जो है व्याख्या, इसमें प्रॉपर मैंने वो स्टेप्स नहीं लिए कि पहले प्रसंग लिखा फिर व्याख्या लिखी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से हम एक विषय के बारे में विस्तार से सोच सकते हैं। तो सामान्य अर्थ तो क्या है कि जैसे हम, और एक एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है जिससे आप इसे पॉज करके अगर सिर्फ पढ़ना भी चाहें वो भी आप कर सकें, कि चुन चुनकर ताजे सुंदर फूल जब तक धीरे धीरे अपना हृदय छिदवाकर माला में पिरोए जाते हैं, तब तक उनके अंतर मन से सुगंध और प्राणवायु कम होती जाती है और अंततः अपने निर्धारित लक्ष्य अर्थात पूरी माला तैयार होने तक वे मुरझा जाते हैं। आपने देखा है ना कि माला बनाने के लिए जैसे ताजे ताजे फूल आते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हम फूलों की जो ओरिजिनल उनकी सुंदरता है उसे भूल जाते हैं। हमें लगता है भाई माला ना सुंदर से सुंदर होनी चाहिए, उस पर हम कभी कभी गहन चिंतन में इतना समय व्यर्थ कर देते हैं, इतना समय नष्ट कर देते हैं कि धीरे धीरे करके फूल को एक बार तोड़ लिया तो धीरे धीरे वो मुरझा ही जाएगा, क्योंकि उसकी अपनी एक समय सीमा है, उसका जीवन है। तो इसलिए हम कहते हैं ना कि जो समय है उसे यूटिलाइज कर लो, कि फूल में जब तक खुशबू है तब तक वो खुशबू का आनंद ले लो। तो लेकिन अगर हम उसमें बहुत ज्यादा मतलब समय लगा दें माला को बनाने में, तो धीरे धीरे उस फूल की सुगंध, उसकी प्राणवायु मतलब उसकी सांसें कम होती जाती हैं और तब तक वो मुरझा जाते हैं, तब जब तक लक्ष्य प्राप्ति होती है, मतलब पूरी माला बनके तैयार होती है। उसकी सुंदरता और सुगंध तब तक किसी तक पहुंच नहीं पाती और व्यर्थ हो जाती है। तो फिर ऐसी माला बनाने का फायदा ही क्या था जब तक फूल मुरझा ही जाए। अब इसका अन्य अर्थ, जैसे जो इसके पीछे छिपा हुआ अर्थ, मतलब आप इसको और किस वे में सोच सकते हैं। जैसे इसके मैंने दो दो अर्थ निकाले हैं, देखते हैं। जीवन में एक बड़े लक्ष्य हेतु छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाते हैं। जैसे आपने लक्ष्य बनाया है कि आपको आगे जाके मानवता की सेवा करनी है। अब मानवता की सेवा के लिए कुछ लोग सोचते हैं जो मानवता की सेवा है वो मैं अपने आसपास से ही प्रारंभ करूंगा। तो आप घर में अपने बड़ों की, अपने छोटों की पूरी मदद करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं। फिर विद्यालय जाते हैं, अपने सहपाठियों की मदद करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। फिर बाहर निकलते हैं समाज में तो आपको कोई गरीब दलित नजर आता है, उसकी मदद करते हैं। तो ये जो है कि बड़े लक्ष्य हेतु छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाते हैं, पर उन छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति पर भी हमें आनंद के क्षण निकालने चाहिए, अन्यथा बड़े लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते हम जीवन को जीना ही भूल जाते हैं। अब ये क्या होता है, कभी कभी आपने देखा है कि जैसे कंपटीशन एग्जाम्स ही हैं, आपको लगता है भाई हमें पेपर को ना मतलब पेपर क्लियर करना है, तब तक हम बहुत टेंशन में रहते हैं। लेकिन उस चक्कर में क्या है, जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं, हमें हर क्षण एक ना नई चीज पता चलती है कि यार हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है। तो उस चीज का आप आनंद लीजिए। पेपर में कितने मार्क्स आएंगे वो तब की बात है, लेकिन आपने एक नई चीज सीखी, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, आप उसका भी एक आनंद बनाइए, उसकी एक खुशी मनाइए। मतलब जीवन के हर क्षण को जियो, क्योंकि जीवन जो है वो नश्वर है, वो एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। तो वास्तव में सही जीवन वही है जो हम हर क्षण में जीते हैं। किसी चमत्कार या बड़े क्षण की प्रतीक्षा में चिंतित रहने से केवल हमारे आनंद के क्षण घटेंगे, हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे और व्यर्थ की चिंता में हमारे तन और मन दोनों ही शिथिल होते जाएंगे। शिथिल मतलब कमजोर होते जाएंगे। जैसे मतलब हमारा मन है, अब पेपर आते आते कभी कभी होता है ना कि हम इतने मतलब डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि हमने इतनी टेंशन में वो टाइम गुजारा, जबकि हम हो सकता था कि हम पेपर की तैयारी करते करते इतने खुश हो जाते, हमने ये चीज भी सीख ली, हमने ये चीज भी सीख ली, हमने ये चीज भी सीख ली। उससे क्या होता, आपका जो समय है वो खुशी में बीतता और आप मोटिवेटेड रहते। तो इसलिए वही है कि अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, हर क्षण में नहीं जिएंगे, खुश नहीं रहेंगे, व्यर्थ की चिंता करेंगे, तो हमारा तन और मन दोनों ही शिथिल होते जाएंगे। ऐसे में अंत में यदि लक्ष्य प्राप्ति हो भी जाए तो वास्तविक आनंद जो संघर्ष में छिपा था उससे हम वंचित रह जाएंगे। यानी कि जैसे अल्टीमेटली आपने पेपर क्लियर कर लिया, अब आपकी एडमिशन तो हो ही जाएगी, लेकिन आपने इतना सारा जो समय है लर्निंग में, जो एक इंटरेस्ट आता है, वो आपने टाइम आपने वेस्ट कर दिया, उसका क्या फायदा हुआ फिर। अब इसका एक और अन्य अर्थ भी आप ले सकते हैं, और अभी तो ध्यान दीजिए वो केवल एक पंक्ति थी जिसकी मैंने इतनी बड़ी व्याख्या लिखी। अब सोचिए जब आपके पास सामने पूरी पोयम होगी तब आप उसे किस तरीके से लिखेंगे। अब इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन मतलब पॉइंट वही है, उसे और कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वह निरंतर गतिशील है, वह बहती नदी के समान है जिसका जल हम पुनः स्पर्श नहीं कर सकते। इसी प्रकार जीवन भी हर क्षण बीतता जा रहा है, इसके हर क्षण को जीवंत बनाए रखना ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। हम जीवन में आनंद और प्रसन्नता को केवल सफलता में ढूंढते हैं, जबकि
वास्तविक हर्ष और आनंद लक्ष्य पथ पर मिट्टी की भांति हमारे समक्ष बिछा रहता है और हम उसे व्यर्थ समझकर केवल अंतिम लक्ष्य अर्थात उस सफलता की ओर ध्यान केंद्रित किए रहते हैं जो अनिश्चित है। अब फिर वही चीज, जैसे हम पेपर की तैयारी करते जा रहे हैं, पेपर में पास होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता, पेपर में कितने मार्क्स आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम तैयारी करते करते तो अच्छे से मोटिवेटेड रह सकते हैं ना। क्योंकि जितना हम खुश होकर, जितना हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक मतलब अच्छी दिशा लेकर चलेंगे कि हाँ हम हर समय कुछ सीख रहे हैं, हम हर टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, उससे माइंड पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो लक्ष्य पथ है हमारा, मतलब जो राहें हैं, जैसे कहते हैं ना कि असली खुशी जो है वो इन राहों में छिपी है। तो वही है कि हमें ये जो तैयारी कर रहे होते हैं, हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम जितना संघर्ष करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसको भी हम खुश होकर जिएं। हम नहीं जानते कि सफलता मिलेगी या नहीं, हम गंतव्य पर पहुंचेंगे या नहीं। यदि पहुंच भी गए तो संभव है कि ज्ञात हो कि यह हमारा लक्ष्य ही नहीं था, अभी तो इससे भी आगे हमें और जाना है, इससे भी हमें और आगे जाने की आवश्यकता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम एक टारगेट अचीव करते हैं, फिर वहां पहुंच के भी ना हमें खुशी नहीं मिलती है, हमें लगता है यार अभी तो इतना हुआ है, अभी तो हमें और आगे जाना है, अभी तो हमें और आगे जाना है। जैसे पेपर हमने क्लियर कर लिया तो और खुश होने की बजाय हमें ये टेंशन रहती है, यार पेपर तो क्लियर हो गया, पता नहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगी या नहीं। अरे पहले जो आपने पेपर क्लियर किया उसकी खुशी तो मनाइए, उसके लिए सेटिस्फाइड तो होइए, कुछ देर के लिए ही सही जश्न तो मनाइए। ये चीज होती है, क्योंकि आपको आगे नहीं पता कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया था वहां पहुंचकर आपको संतुष्टि मिलेगी या नहीं। क्योंकि मनुष्य के साथ अधिकतर यही होता है कि कोई भी लक्ष्य उसे अंतिम नहीं लगता, उसकी महत्वाकांक्षा कभी समाप्त नहीं होती। ये मतलब मनुष्य का व्यवहार है, उसका जनरल बिहेवियर है कि कभी भी उसे वो जितना मर्जी पाले, उसे हमेशा लगता है कि अभी और भी बहुत कुछ है पाने को, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए हर्ष और आनंद की प्राप्ति हेतु हमें किसी विशेष समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार जीवन के हर क्षण को हम मूल्यवान बनाएं और उसका सदुपयोग कर जीवन को प्रसन्नता की खुशबू से भर दें। अब ध्यान रखिए, ये मैंने एंड में खुशबू क्यों लिखा कि जीवन को प्रसन्नता की खुशबू से भर दें, क्योंकि ऊपर वो जो पोयम थी उसमें क्या था कि हम मतलब माला बनाने के चक्कर में रह जाते हैं और फूल तब तक मुरझा जाते हैं। तो हमें जो एंडिंग करनी है ना वो पोयम से लिंक करके ही करनी है, यही होती है सही व्याख्या। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब आप प्रसंग लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे, या जब आप एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे भाव पल्लवन के समय, तब आपको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। मुख्य बिंदु क्या क्या है? एक तो जीवन की नश्वरता, समय का महत्व, लक्ष्य से अधिक संघर्ष पथ का महत्व, कि लक्ष्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका संघर्ष पथ है। मतलब कि मंजिल इतनी जरूरी नहीं है जितना कि आप मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं और उस रास्ते पर आपने कितने अच्छे से आप आगे बढ़े, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर स्वयं पर स्वयं की प्रसन्नता की निर्भरता, जैसे हम कहते हैं ना कि हम खुश हैं या नहीं है, ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है। क्योंकि फूल तो हमने बड़ी खुशी से चुन लिए, लेकिन पहले फूलों की खुशबू लेने की बजाय, वो मतलब उनको देखकर मन प्रसन्न करने की बजाय हमने बस फटाफट फूल तोड़े, आंखें बंद करके फटाफट माला बनाने लग गए, जिससे कि हम फूलों की जो असली सुंदरता है वो भी इंजॉय नहीं कर पाए, और हमने माला बनाने में उसकी वो बहुत अच्छी बने सोचने में इतना समय व्यर्थ कर दिया कि इस फूल को आगे लगाएं पीछे लगाएं, उसमें हमने इतना समय बर्बाद कर दिया कि जब तक पूरी की पूरी माला बनी तब तक वो फूल मुरझा चुके थे। तो इसलिए ये आप पर है कि किस प्रकार आप समय का सदुपयोग करते हैं। और फिर ओज एवं प्रसाद गुण, हमने कहा था ना कि जैसे काव्य रस होते हैं उसी प्रकार काव्य गुण भी होते हैं। तो काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं आपके, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, जिसमें से ओज गुण और प्रसाद गुण इस मतलब पंक्ति में दिया गया था। साथ ही साथ श्लेष अलंकार भी था। और ऐसा नहीं है कि आप केवल इतना लिख देंगे कि श्लेष अलंकार बहुत अच्छे से उसकी प्रयुक्ति है। अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हैं कि इसमें श्लेष अलंकार है तो आप उसको एक्सप्लेन भी कीजिए, अच्छा है ना, इससे आपकी व्याख्या ही बढ़ेगी। आप बताएंगे कि इसमें श्लेष अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, कि एक ही शब्द के दो दो अर्थ निकल रहे हैं, अनेक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। फिर आप बताएंगे कि यहाँ पे फूल का अर्थ है कि आपके जीवन के बीतते हुए क्षण, जीवन के सुंदर क्षण।
तो इस प्रकार से आप उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मुख्य बिंदु थे जिसे आप डिटेल में लिखेंगे। चलिए, तो आज हमने सिर्फ एक ही पंक्ति सही लेकिन बहुत अच्छे से देखा कि कैसे कैसे हम एक ही भाव को कितना डिटेल में, उसे कितना विस्तार दे सकते हैं। एक भाव को, एक मतलब सोच को, एक विचार को हम कितना विस्तार दे सकते हैं। आगे भी आपको व्याख्या में यही करना है। तो अब देखिए, आपके सामने जैसे अभी एक कविता है, आपको ऐसे कविता आएगी कि आओ विरोचित कर्म करो, मानव हो कुछ तो शर्म करो, यो कब तक सहते जाओगे, इस परवशता के जीवन से विद्रोह करो, विद्रोह करो। अब जैसे उन्होंने कहा था ना कि आपको कठिन शब्दों के अर्थ लिखने हैं, तो यहाँ पे विरोचित, परवशता, इन सब शब्दों के आप अर्थ लिख सकते हैं। अब मेन बात एक ये आती है कि कभी कभी कुछ शब्द होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। आप, क्योंकि शब्दावली भाई इतनी बड़ी है, आप कितने शब्दों का अर्थ याद करेंगे जैसे आप अंग्रेजी में करते हैं। तो अब जैसे ये है विरोचित, थोड़ा ध्यान इसमें लगाइए। जो भी एक बड़ा सा शब्द है ना, उसको तोड़कर देखिए, हो सकता है आपको सही अर्थ मिल जाए। जैसे कि विरोचित, वीर जमा उचित, यानी कि जो वीरों के लिए उचित कर्म है, यानी कि अच्छे कर्म, मतलब साहसपूर्ण कर्म। कि आओ विरोचित कर्म करो, यानी वीरों के लायक काम करो। मानव हो कुछ तो शर्म करो, कि तुम इंसान हो कुछ तो शर्म करो, मतलब वीरों के जैसा काम करो, कायरों के जैसा काम मत करो। तो वहां से आपको पता चल गया वीरोचित अर्थात वीरों के लिए जो उचित हो, साहसपूर्ण। फिर परवशता, अब ये जो है पर, हम जैसे कहते हैं ना परदेश, यानी कि दूसरा देश, उसी प्रकार परवशता, वश मतलब होना, जैसे कहते हैं ना किसी का वश होना यानी कंट्रोल, और परवशता मतलब दूसरों का कंट्रोल जब हो, कि इस परवशता के जीवन से विद्रोह करो, यानी कि जो हमारा जीवन किसी और ने कंट्रोल किया हुआ है। परवशता अर्थात दूसरों के अधिकार के अंतर्गत, दूसरों के अधीन, ये इसका आप अर्थ लिख सकते हैं। तो देखिए, मतलब एक नया शब्द था लेकिन आपने इजीली उस शब्द को तोड़ा और उसका सही अर्थ पहचान लिया। यही चीज आपको करनी है आगे भी। और इस पोयम को तो ये मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, इसको अच्छे से पढ़िएगा, कमेंट्स में अपने लिखिएगा कि आपने इसका क्या अर्थ लिया, कितने आपने विस्तार दिए अपने भाव को। और व्याख्या करते समय आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी। अब जैसे काव्य गुण दोष, काव्य रस अलंकार, ये तो हमने आपको बता ही दिया, लेकिन भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, याद है ना मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था आरंभ में ही, कि सरल भाषा भी होनी चाहिए, लेकिन सरल भाषा ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही सिंपल, वो थोड़ी प्रभावपूर्ण भी होनी चाहिए। ठीक है ना, इफेक्टिव होनी चाहिए, कि चाहे सिंपल शब्द ही हो लेकिन पढ़ के इफेक्टिव लगे वो। फिर सही उदाहरण दें, ऐसा नहीं कि वो कवि कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप उदाहरण देने के चक्कर में कहीं और ही पहुंच गए। ठीक है ना, वो फिर कुछ और ही होगा। विषय की व्यापकता, आपको देखना है कि जो लिखा हुआ है कविता में उसके अलग कवि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, और कितना डिफरेंट आप सोच सकते हैं, कितना दूर तक आप देख सकते हैं, दूर दृष्टि, वो चीज यहाँ पर देखी जाएगी। फिर विविध अर्थ और संदर्भ, वही चीज कि व्यापक तभी होगा जब उसके विविध अर्थ निकल रहे होंगे और आप उन चीजों को पहचान पाए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है जब भी आप चाहे गद्यांश की व्याख्या करें चाहे पद्यांश की व्याख्या करें। तो चलिए, फिर इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो तो यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि जितना भी हमने आपके साथ डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप उसका पूर्णतः लाभ उठाएंगे और अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई और क्वेरी हो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी, फोन नंबर, वेबसाइट तीनों आपके सामने हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस आशा के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और अपने अभ्यास में कमी नहीं आने देंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे। और आपकी मदद के लिए हम तो हमेशा आपके साथ हैं ही हैं। तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।